needed to get things done. हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द फिलर फॉर्म। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सना मैम, जो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द फिलर फॉर्म। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सना मैम। सो प्लीज जॉइन द मीटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। So please join the meeting as early as possible. So let me join the meeting so we can start our lecture today. Waiting for you, all of you. Please join the meeting as early as possible. Yeah. So I would like to request you, please join the meeting as soon as possible. Then we will start our session today. Okay, so let me start our session today. Okay, so चलिए in the first paper 1 के lectures में है. Just wait, I will call them, so then we will start. Yes, who is joining the meeting? Yeah, Nitin. Hi, good evening, Nitin. How are you?
I'm waiting for you, all of you, that कि चलो कल का actually here we are facing some heavy rain, so that's why I am not unable to connect the lecture as on YouTube. So let me connect on the our class plus app, तो जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से कंसर्न कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. बस इशू ये है कि थोड़ा रेनी सीजन है, तो सम ये महीना जो है जुलाई का और अगस्त का, ये 2 महीने में थोड़ा 19-20 दिक्कत होगी कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज ड्यू टू द हैवी रेन आई एम अनेबल टू अटेंड द लेक्चर, क्योंकि करंट का इशू आ जाता है कभी कभी. सो डोंट बी अ पैनिक इन केस कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि रेनी सीजन की वजह से समटाइम द करंट इज लॉस. सो डोंट बी अ पैनिक, आई विल बी कनेक्ट यू ऑन द चैट बॉक्स. तो मैं आपको जो भी चीज़ है वो अपडेट देती रहूंगी, और आप लोगों की जो भी क्यूरीज है वो ट्राई करूंगी कि क्लियर कर दो. यस नेहा. सो चलो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर. या सो देखो, आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है बिजनेस इन्वायरमेंट पे. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर टॉपिक का नेम है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो ये हम लोग यूट्यूब की क्लास में लेने वाले थे, जो कि मिस हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए मेंशन कर लिया था यूट्यूब. ओके, क्योंकि ये 18 को हम लोग लेने वाले थे, बट प्रॉब्लम इज दैट के करंट इशू की वजह से आई एम अनेबल टू अटेंड योर लेक्चर और कनेक्ट विथ यू. सो इसीलिए आज हम इसे कंटिन्यू और क्लियर कर लेते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. Balance of payment. The balance of payment is a statement that file all the transaction between the entities, government entities, or individual one country to another country for given a period of time. All transaction detail are mentioned in the statement, given the authority a clear vision of a flow fund. भुगतान संतुलन बीपीओ. भुगतान संतुलन वे विवरण है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक देश की संस्थाओं, सरकारी निकायों या व्यक्तियों के बीच सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है. विवरण में सभी लेन देन विवरण का उल्लेख किया गया है, जिससे प्राधिकरण को धन के प्रवाह की स्पष्ट हाशिया मिलती है. यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग नाम देते हैं. तो उसी तरह के ट्रांजेक्शन जो होते हैं बिटवीन, हम किसी से भी, एक कंपनी दूसरे कंपनी से डील कर रही है, और हम अगर गवर्नमेंट से कोई चीज पे डील कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल वन कंट्री टू अनदर कंट्री से कुछ डील कर रहा है, सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन वी हैव टू बी कीप रिकॉर्ड, और उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का. इज दिस क्लियर? सो इज दिस क्लियर टू यू? या तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ. मैं आप लोगों के चैट बॉक्स के लिए बैक साइड जा रही हूँ. सो प्लीज, इज एम आई ऑडिबल टू यू, ऑल ऑफ यू? यस. सो देखिए, अब ये आ गया हमारा भुगतान संतुलन, यानी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से जानते हैं. तो देखो, आफ्टर ऑल, इफ द आइटम आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, then the inflow and the outflow of the fund should match. For a country, the balance of payment specify whether the country has an excess or shortage of the fund. It give an indication of whether the country export is more than the import or vice versa. यानी आखिरकार यदि आइटम विवरण में शामिल है, तो फंड का प्रवाह और बहिर्वाह मेल खाना चाहिए. किसी देश के लिए भुगतान संतुलन निर्देशित करता है कि देश में धन की अधिकता है या कमी. ये इस सब बात का संकेत देता है कि देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है या इसके विपरीत है. और छोटा कर दूं? ओके, वेट.
अब ठीक है डियर? नितिन, इज दिस क्लियर टू यू? और एक चीज कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अभी आपको क्लियरली विजिबल हो गया? ग्रेट। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर ऑल यानी कि जब भी हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यानी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, और डील करने में हमारे पास पेमेंट जो होगा वो या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। ओके, तो कुछ पेमेंट कम होगा, कुछ पेमेंट ज्यादा होगा। तो आफ्टर ऑल इफ द आइटम आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट देन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी पैसा इनफ्लो या हमारे पास कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हमने सिर्फ कैश की बात नहीं करना, कितना आ रहा है इनफ्लो कितना जा रहा है, यानी आउटफ्लो ऑफ द फंड शुड मैच। यानी हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आने और जाने वाली चीजों को, फॉर अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई वेदर द कंट्री हैज एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ द पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू से हम ये जान सकते हैं कि कंपनी के पास उसके लिए अवेलेबल जो फंड है वो मोर देन इनफ है या नहीं है, या कम पड़ रहा है, यानी एग्जिस्ट यानी ज्यादा है या शॉर्टेज या कम पड़ रहा है। इफ इट गिव द इंडिकेशन ऑफ वेदर द कंट्री एक्सपोर्ट इज मोर देन द इम्पोर्ट, अगर कंट्री इंडिकेट करती है कि तुम्हारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट से और वाइस वर्सा, सो ये चीजें हम किस में पढ़ते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने तरह के होते हैं? द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स। करंट अकाउंट, this account scan all the incoming and outgoing of a goods and service between the country. All the payment made for the raw material and constructed good are covered under this account. क्या कहना चाहती हूँ मैं? देखो, दिस अकाउंट स्कैन यानी स्कैन करता है, जैसे यू चेकआउट करता है ऑल द इनकम्स एंड आउटगोइंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्री, जितना भी हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, all the payments made for a raw material and construction goods are covered under this account. अगर हम किसी चीज की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हम मटेरियल खरीद रहे हो या कोई कंस्ट्रक्टेड गुड या कुछ गुड बना रहे हो, few other deliveries that are included in these countries are from tourism, engineering, stock, business service, transportation, royalty from the license copy, all this thing. All this combined together it called the balance of payment. यानी हम किसी भी तरह का एक्सपेंसेस पे कर रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, तो हमारे पास जो भी चीजें आ रही है, चाहे वो जा रही हो, चाहे वो इनकम के थ्रू से आए, चाहे वो सेल्स और परचेज के थ्रू से आए, तो आना और जाना, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, तो ये चीजें किसमें कैलकुलेट हो जाती है? करंट अकाउंट में आ जाती है। भुगतान संतुलन के प्रकार, जिसमें आता है भुगतान संतुलन को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। चालू खाता, ये खाता देश के बीच आने वाली और जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को स्कैन करता है। कच्चे माल निर्मित वस्तुओं के लिए किए गए सभी भुगतान इस खाते के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी में शामिल कुछ अन्य डिलीवर्ड, पर्यटन, इंजीनियरिंग, स्टॉक, व्यापारिक सेवा, परिवहन और लाइसेंस और कॉपीराइट्स, ये रॉयल्टी से है। ये सभी मिलकर किसी देश की बीओपी बनाते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ फिर आ जाता है कैपिटल। देखो, करंट अकाउंट ऑलरेडी वी आर द फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, तो हमको 11 12 से पता होता है कि करंट अकाउंट क्या होता है और फिक्स यानी करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज होती है। सिंपल बेटे, कॉपीराइट को मैं आपको कैसे बताऊं? अभी जैसे देखो, ये मेरा एक कॉपीराइट है, फिलर फॉर्म का जो लिखा हुआ है ना बैनर, मेरा ट्रेडमार्क। कॉपीराइट मतलब कि ये जो चीज है ना फिलर फॉर्म का, ये जो लोगो वगैरह है, अभी आपको स्लाइड के पीछे फिलर फॉर्म का नाम दिख रहा है। अगर मैं अपना पर्सनल कोई क्लासेस चलाती हूँ या कुछ चलाती हूँ, तो उसके पीछे जो फिलर फॉर्म का लोगो है वो यूज नहीं कर सकते हो। तो ये फिलर फॉर्म के लोगों को डिस्प्ले करना, ये कॉपीराइट है किसका? फिलर फॉर्म ऐप चलाने वालों का,
जैसे हमारा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसके पीछे फिलर फॉर्म का नाम नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, कॉपीराइट। यानी ये चीज को हमने खरीद के लिया हुआ है। बीएमडब्ल्यू का, जैसे मैंने कॉपीराइट के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था मेरे स्टूडेंट्स को, बीएमडब्ल्यू का, ठीक है, बीएमडब्ल्यू का मैं अपनी जो है लोकल रिक्शा पे बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। तो जो लोगो होता है ना, ट्रेडमार्क जो होता है, वो हमारा जो होता है ना खरीदा हुआ रहता है, कंपनी का लीगल सीक्रेसी होता है, उस चीज को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? यस, गुड इवनिंग रीटा। इज दिस क्लियर नेहा यादव? देखो, कैपिटल अकाउंट के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, कैपिटल अकाउंट में यानी हमारा करंट कैपिटल, सॉरी, करंट अकाउंट के अंदर जो भी चीजें हमारी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज, और इंक्रीज और डिक्रीज का रिकॉर्ड किसमें होता है? देखो, हम परचेज करेंगे, ये चीज को मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि कल ही मैंने मेरे कॉलेज में अकाउंट्स का लेक्चर लिया था जिससे बच्चों को मैंने बताया था। देखो, एक होता है परचेज, मैं यहाँ पे परचेज के लिए ले लेती हूँ, एक होता है यहाँ पर सेल्स। ओके, एक मिनट, मैं ये सब करने से बेटर है, रुको एक स्लाइड न्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझो आप, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि हम अगर अकाउंटिंग फील्ड से या कॉमर्स फील्ड से, तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। एक होता है हमारा परचेज और एक होता है हमारा सेल्स। ओके, परचेज से रिलेटेड कौन होते हैं हमारे पास? अगर हमने कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा? गोज आउट। कैश क्या हो जाएगा? गोज आउट। कैश क्या हो जाएगा? गोज आउट। ओके, और सेल्स करेंगे तो कैश क्या होगा? कैश कम्स इन। कैश क्या होगा? कम्स इन। क्या हो जाएगा? कम्स इन। तो देखो, इन सब से रिलेटेड, ओके, तो ये कैश का हो गया, कैश के बारे में बता दिया कि कैश गोज आउट। अगर हमने क्रेडिट पर किया तो क्रेडिट पे किया तो हमको पैसा किसको देना है? क्रेडिटर्स को देना है। और सेल से दिया तो हमको पैसा किसको देना है? डेटर्स को देना है। ओके, जिस तरह क्रेडिटर्स बनेंगे तो उस तरह हमारे क्या बनेंगे? बिल्स पेएबल बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से हमारे डेटर्स के साथ क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ओके, अब उसके साथ ये चीजें हो गई, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। अब साथ में एक चीज और आ जाती है, स्टॉक, है ना। मार्केट में हमारे रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या होगा? या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो इन सब की डिटेल, ये सब की डिटेल हम किस में रखते हैं? करंट अकाउंट में रखते हैं। इज दिस क्लियर? क्योंकि ये क्या होते हैं, डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इट इज नॉट अ फिक्स अकाउंट। ठीक है, फिक्स अकाउंट में क्या आ गया आपका? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें आपने फिक्स करके रख ली 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए। आप रोज रोज रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हो? बोलेंगे नहीं, मेरा मन कर रहा है आज खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। वी आर नॉट अंबानी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो गुड्स है, सर्विसेज है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, वो डेली बेसिस पे क्या करेगा? कैश का ट्रांजेक्शन करेगा, गुड्स का ट्रांजेक्शन करेगा, जिससे हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स में इंक्रीज डिक्रीज होगा, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, स्टॉक में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? करंट अकाउंट के कंटेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर? यस, चलो आ जाते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट क्या कहते हैं? कैपिटल ट्रांसेक्शन लाइक अ परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट, नॉन फाइनेंशियल, लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज आर मेंशन, sorry, are monitored under this account. ठीक है, this account also recover the flow of taxes, acquisition and sales of a fixed asset by immigration moving into the different country. Shortage or excess in the current account is government by the financial from the capital account, vice versa. देखो, पूंजी का, जिस मैंने आपको बताया ना कि अभी जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, एसी जो होता है ना, एसी एलजी कंपनी जो है वो इंडिया की कंपनी है। लाइफ स्कूट नहीं, बाहर की कंपनी है। ओके, उसके बाद वर्लपूल, वो इंडिया की कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी। तो हम उससे क्या हम उसका प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि नहीं? कुछ चीजें होती है, कुछ प्रोडक्ट जो है बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होकर आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट को वहां से खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं। तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो कैपिटल है, उस चीज को खरीदने में लग रहा है ना। तो लाइक परचेज ऑफ सेल्स एंड एसेट्स, या तो हम प्रोडक्ट बेचेंगे या तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो बेचने और खरीदने के लिए हमको क्या लगता है? कैश लगता है।
लाइक अ लैंड एंड प्रॉपर्टीज आर मॉनिटर्ड अंडर दिस अकाउंट। इसके अंदर हम लैंड और प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमने कितनी जमीन खरीदी, कितनी जमीन बेची, या हमने कितना हाउस खरीदा, कितना हाउस बेचे, या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हो, कहीं पे इंडस्ट्रीज खरीदते हैं, इंडस्ट्रीज बेचते हैं, तो दिस अकाउंट ऑल्सो रिकॉर्डेड द फ्लो ऑफ टैक्सेस। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ चीजों के टैक्सेस पे करते हैं। लाइक देखो, कभी हम लोग को कोई प्रोडक्ट लाना होता है, लाइक कभी कभी आपने न्यूज चैनल पे सुना होगा कि इमिग्रेशन के अंदर उसको पकड़ लिया गया, ज्यादातर फिल्म स्टार्स के नाम आ जाते हैं कि उसको इमिग्रेशन में अटका दिया गया था, उसके पास से इतना गोल्ड आया। अगर हम गोल्ड में डील करते, सम टाइम वी आर डीलिंग इन द गोल्ड, तो गोल्ड के साथ डील करने पे हमारा इश्यूज ये जाता है कि गोल्ड की जो चीजें हम लोगों को इमिग्रेशन में कुछ लिमिट्स होती है कि ये कंट्री से आप इतना ही गोल्ड हायर करके लेकर आ सकते हो, या फिर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट जो है दूसरी कंट्री में सिर्फ इतनी क्वांटिटी में ही लेकर जा सकते हो। उसके ऊपर अगर हम लेकर जाते हैं, लेकर आते, तो सम टाइम वी हैव टू बी पे द सम इमिग्रेशन चार्जेस के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाना है, उसके बाद हमको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट। जैसे एक बार हिंदी में एक बार रीड कर लेती हूँ, पूंजी खाता। इस खाते के तहत संपत्ति जैसे भूमि और संपत्तियों की खरीदी और बिक्री जैसे पूंजीगत लेन देन की निगरानी की जाती है। ये खाता विभिन्न देशों में जाने वाले प्रवासियों द्वारा कारों के प्रवाह, अधिग्रहण और अचल संपत्तियों की बिक्री को भी रिकॉर्ड करता है। चालू खाते में कमी या अधिकता पूंजी खाते से वितरित द्वारा नियंत्रित होती है और इसके विपरीत भी। इज दिस क्लियर? फिर आ जाता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? द फंड दैट फ्लो टू अर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज through the investment like a real estate, foreign direct investment, business enterprises is recorded in the account. This account calculated the foreign property or domestic assets and domestic property or foreign assets and analysis of this acquisition and selling more asset like a stock, coal and equity. अब इसके बाद अभी मैंने बताया था कैपिटल, कितना हमने गुड्स लाया, कितना हमने गुड्स दिया, हमने गुड्स के बारे में की थी। अब जिस तरह से गुड्स आया और गुड्स गया, तो उसी तरह उसी का रोल पैसे में भी कन्वर्ट हुआ। गुड्स अगर गया तो पैसा आया, गुड्स अगर लिया तो पैसा गया। तो हमने फाइनेंस कितना यूज किया, मतलब पैसा हम ले रहे हैं या दे रहे हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ फंड कैसा हो रहा है हमारा, कलेक्शन ऑफ फंड में हमारा फ्लो कैसा जा रहा है, इनफ्लो में ज्यादा आ रहा है या आउटफ्लो में ज्यादा हो रहा है। उसके साथ अगर हमने कहीं बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमारी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हमारी बाहर की कंट्री में हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, इंडिया के अंदर हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, इन सब का क्या होगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिससे हमको बताया जाएगा कि मैं दुनिया में कितना अमीर इंसान हूँ। दिस इज क्लियर? ना इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, balance of payment essential document of transaction in the financial department as it gives the status of a country and its economy. The importance of balance of payment can be calculated from the following point. यहाँ पर आ जाता है भुगतान संतुलन का महत्व। भुगतान संतुलन वितरित विभाग में एक आवश्यक दस्तावेज या लेन देन है, क्योंकि ये किसी देश और उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है। भुगतान संतुलन के महत्व की गणना निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस बात क्या चेक करनी है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, क्या कैलकुलेशन होता है, कंट्री का स्टेटस उससे कैसा बनता है, इस चीज को हमको देखना है। तो आज हम देखते हैं। It examines the transaction of all the export and import of goods and services for the given period. It helps the government to analyze the potential of particular industries export, grow and formulated policy to supply the growth. यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के सभी नियंत्रित और आयात का लेन देन की जांच करता है। ये सरकार को किस विशेष उद्योग की निरंतर वृद्धि की क्षमता का विशेषण करने और उस वृद्धि का समाप्त करने के लिए नीति तैयार करने में मदद करता है। मीन्स व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम क्या कर रहे हैं, जैसा अभी धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, अगर मुझे देखना है कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनका रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं एग्जामिन क्या करूंगी कि उन्होंने कितना, मतलब उनकी कंपनी ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना उनकी कंपनी ने इंपोर्ट किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया अदर कंट्री को, या किसी और कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने हायर किया।
फिर उसके बाद गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कैलकुलेट करने, एनालिसिस करने कि इनकी जो इंडस्ट्रीज है वो एक्सपोर्ट में ग्रोथ कर रही है या इंपोर्ट में ग्रोथ कर रही है, और वो सप्लाई की कुछ लिमिट्स और पॉलिसीज होती हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या वो उस चीज को फॉलो अप करती है कि नहीं करती है। इस चीज को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या इसे हम कहेंगे एग्जामिन करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये तरीका होता है। नाउ it gives the government a broad perspective on the different range of import and export tariff। ये क्या करती है गवर्नमेंट, जो है ऐसी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको बेनिफिट देती है एक डिफरेंट रेंज का, कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसका 5% रेट क्या आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 3% पे करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट देन टेक अ मेजर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टैक्स और डिस्करेज द इम्पोर्ट एंड एक्सकरेज रिस्पेक्टिवली एंड बी सेल्फ सफिशिएंट। यानी वो क्या करती है, कंपनी को ये बेनिफिट देती है कि हम इंपोर्ट करने में और एक्सपोर्ट करने में उसकी चार्जेस में भी कम ज्यादा का हम लोग टैरिफ जो है बनाकर दे देती हैं, कि आपको जो है इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपल्सरीली है, 10% पे करना है, 5% करना है। इन केस अगर हमारा सेल्स कम होता है तो टैक्स की वैल्यूएशन कम हो जाती है, सेल्स अगर बढ़ गया तो टैक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इंक्रीज डिक्रीज टैक्सेशन में भी बेनिफिट होता है, कि गवर्नमेंट जो है अगर हमारे ओवरऑल बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम इनकम कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, इन केस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंजेस आ गया तो गवर्नमेंट टैक्स के अंदर भी हमको बेनिफिट देती है। नाउ if the economic urge support in the mode of a import and the government planned according to the BOP and divert the cash flow and technology to the unfavorable sector of the economy and seek for future growth, यदि अर्थव्यवस्था आयात के माध्यम से समर्थन का आग्रह करती है तो सरकार बीपीओ के अनुसार योजना बनाती है और नकदी प्रवाह और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल क्षेत्र में मोड़ देती है और भविष्य में विकास की तलाश करती है। अगर कहीं पे भी हम लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता, कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्लान होते जिसके अंदर हमको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू से मिलनी चाहिए, और डाइवर्ट द कैश फ्लो एंड टेक्नोलॉजी टू अनफेवरेबल सेक्टर, यानी हम लोगों को उसकी वजह से, यानी कुछ प्लान्स होते हैं, बताया था ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें बेनिफिट देती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या हमें टेक्नोलॉजी के यूज के लिए पैसों का यूज जो है दूसरी कंपनी से भी डील करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या हो जाता है कि अनफेवरेबल ना चाहते हुए भी हमारा जो इकोनॉमिकल सेक्टर है वो फर्दर ग्रोथ यानी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए हम दूसरी कंपनी के साथ भी अटैच होकर काम करा के लेते हैं। Is this clear? Yeah. The balance of payment also indicate the government to detect the state of economic and plan expansion. Monetary and fiscal policy are established on the basis of a balance of payment status. देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पर पहले हमको देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, डिटेक्ट करती है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड प्लान ऑफ एक्सपेंशन। वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग तरीके के प्लान, अलग अलग तरीके के टैक्स एंड सर्विसेज का क्या कर देती है, रिकॉर्ड बना देती है। देखो बजट बनता है फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में, हमको हमेशा मालूम पड़ेगा हर साल जो है बजट डिसाइड होता है। बजट डिसाइड में यानी गवर्नमेंट के क्या प्लान होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कितना टैक्स किसके ऊपर होगा, ये सारी चीजें साल भर की मेहनत के बाद एक महीने में लॉन्च की जाती है और उसी के ऊपर क्या साल क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। ओके, तो द बैलेंस of payment is an accounting statement that record monetary transaction between resident of a nation and the rest of the world, non-resident and the rest of the world, resident of a nation and non-resident, none of the above। भुगतान संतुलन एक लेखांकन विवरण है जो डैश के बीच में वैधिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है। एक राष्ट्रीय और शोष विवास को निवास करता है, अनिवासी और शोष विवास किसी राष्ट्र की वासी और अनिवासी इनमें से कोई भी नहीं। देखो अब ये क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बिटवीन, किसके मॉनेटरी को रिकॉर्ड करता है,
resident of a nation and the rest of the world, non-resident of the rest of the world, resident of a nation and non-resident, none of above. इसमें हम थोड़ा का हमारा टैक्स का भी पार्ट आता है. सम टाइम कुछ एक कंडीशन होती है कि अगर एक बंदा जो है रेसिडेंट है, अब वो रेसिडेंट कैसा होगा, तो उसके लिए हमको टैक्स की बुक ओपन करके देखनी पड़ेगी. ओके, करेंगे बाद में, बट आज कंसेप्ट समझ के ले लेते हैं. छोटा सा कंसेप्ट, जब मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बताऊंगी तभी इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिस पर रेसिडेंट किसी भी पर्सन की रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल की कंडीशन होती है कि अगर वो इंडिया का बॉर्न है, अभी जैसे धोनी है ना, एज अ क्रिकेटर है, वो इंडिया के बॉर्न है, बट बिजनेस के पर्पज से, यानी उनको क्रिकेट के है ना उनकी क्रिकेट की टीम की वजह से उनको साल के अंदर 6 महीने बाहर रहना पड़ता है, 6 महीने इंडिया में रहना पड़ता है, कभी कभी 2-2 साल बाहर रहना पड़ता है. सो ऐसी कंडीशन में वो रेसिडेंशियल है तो 60 डेज इंडिया में रहना चाहिए. अदरवाइज 182, पहले एक फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज इंडिया में होना चाहिए पास प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर. उसके बाद 60 डेज या तो रहना चाहिए अगर वो इंडिया का ही बॉर्न है तो. ओके, ऐसी कंडीशंस होती है, कंडीशंस का चार्ट होता है. हम उसमें हमको सिर्फ देखो, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमको उतना डीपली बाद में जाने की जरूरत बाद में पड़ेगी. फर्स्ट कंसेप्ट हमको ये रखना है कि हम किसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं. तो अगर हमको टैक्स भरना है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भरने, तो मेरा इंडियन सिटीजन होना ज्यादा जरूरी है. तो मीन्स रेसिडेंट ऑफ अ नेशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर मैं रेसिडेंशियल हूँ और कहीं भी दुनिया में रहूं, ठीक है, यानी मैं इंडिया का रहवासी हूँ और मैं कहीं पे भी रहूं, तो मेरी इंडिया की प्रॉपर्टी और अब्रॉड की प्रॉपर्टी, जैसे शाहरुख खान है ना, इंडिया बॉर्न है, तो वो इंडिया में रहे या भाई स्विट्जरलैंड में रहे या कनाडा में रहे या अमेरिका में रहे, वो कहीं पे भी रहे, लेकिन हम उनके इनकम का रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे, इंडिया से करेंगे. इज दिस क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये समझा? देखो, मैंने ना हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने रखने की कोशिश की है, बिकॉज कैसा हो रहा है, टॉपिक तो क्लियर हो जाते हैं, बट सम टाइम जब अगर उसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक के ऊपर मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश की है. अब हो सकता है कि यूजीसी एनटीए तो अलग है, वो अगर कुछ और, लेकिन बट कंसेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चनिंग समझ में आएंगी, क्लैरिटी होगी, मीनिंग अंडरस्टैंड जिससे आप के एमसीक्यूज करने में हेल्प मिल जाएगी. नाउ, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज द डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. कौन सा सिस्टम यूज करती है, तो वो डबल सिस्टम एंट्री यूज करती है. क्यों? क्योंकि वो दोनों तरह के रिकॉर्डेड लेती है. देखो, डबल एंट्री सिस्टम, 11th कॉमर्स का अगर आप बुक उठाओगे अकाउंटिंग का, जिसके अंदर आपको है डबल एंट्री सिस्टम. ओके, जिसके अंदर आपको वन एस्पेक्ट और सेकेंड एस्पेक्ट क्या होते हैं, आपने जर्नलाइज तो किया, लेडजर में पोस्ट किया, फिर उसके बाद वो किसके अकाउंट से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये सारे रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं. ये सिंपल एंड स्वीट. अगर आप ये देख लो, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब आप सिंगल रिकॉर्ड रखते हो, वन साइडेड का. और डबल एंट्री सिस्टम में आप क्या करते हो, दोनों साइड के रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करते हो, कितना आया कितना गया, क्या आया क्या गया, गुड कम्स इन कैश गोज आउट, कैश कम्स इन गुड गोज आउट, कैश पेड for which purpose, commission purpose, cash received with the interest purpose. तो ये सारे रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं. एवरी एस्पेक्ट विच हैव अ टू इफेक्ट, इट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, फिर आ जाता है द कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर. देखो, कंपोनेंट कौन कौन से है उसके, हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, हमने करंट अकाउंट पढ़ा और एक फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा था. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट का यहाँ पे कुछ जिक्र है नहीं है. यहाँ पे जिक्र क्या है, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए भी राइट है, बी भी राइट है. तो यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है. यस, यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों दिया है, तो हमारे लिए ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज लेट मी नो. नेहा, नितिन, अभिषेक, वेर इज रीटा, राबिया? यस, चले अभी आगे जाते हैं. फोर्थ, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्डेड द
inflow of foreign exchange on the dash debit side, credit side, both A and B, none of the same. मैंने बताया ना डबल एंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हम डेबिट का रिकॉर्ड भी देखेंगे, क्रेडिट का भी रिकॉर्ड देखेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो हमको डेबिट में भी इफेक्ट चेक करना है, क्रेडिट के भी इफेक्ट चेक करना है. तो जब हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है, फॉरेन एक्सचेंज की चीजें देखनी है, तो हमको डेबिट साइड के इफेक्ट भी देखने हैं, क्रेडिट साइड के इफेक्ट भी देखने हैं. तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन टू यू. यस मेघा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? रियल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. देखो मैंने आपको दो डेफिनेशन तो बता दी. अकाउंट्स के अंदर है ना 3 स्लोगन है, 3 मंत्र. यानी अगर हम किसी चीज का जाप करते हैं, अगर हम अकाउंट का जाप करते हैं, तो अकाउंट के लिए हमको 3 मंत्र को याद रखना पड़ेगा. तो पहला आता है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल के अंदर हम क्या कर लेते हैं? नॉमिनल के अंदर हम देते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. फिर आ जाते हैं पर्सनल, यानी हम एक किसी पर्सनल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्सनल कंपनी उसके अंदर डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, इस बारे में बात. अब यहाँ पर आता है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में. तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में डील नहीं करते, हम इसके अंदर क्या करते हैं? रियल अकाउंट मतलब कि जो भी सिर्फ असेट्स है. तो हम यहाँ पे सिर्फ असेट्स के बारे में नहीं बात करते, यहाँ पर हम असेट्स के बारे में बात करते हैं, इनकम के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं. तो इसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम दोनों के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाता है? किस बारे में नहीं बात करते? तो हम सिर्फ रियल के बारे में बात नहीं करते. इज दिस क्लियर? तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. इज दिस क्लियर? Now, import and export of a goods are known as nominal trade. Import करना, देखो खरीदना और बेचना. तो खरीदना और बेचना नॉमिनल ट्रेड है. इनविजिबल ट्रेड है या विजिबल ट्रेड है? देखो अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे या कोई भी चीज बेचोगे तो वो तो दिखेगी ही. तो दिखने वाली चीज क्या हो गया हमारे लिए? विजिबल. नॉमिनल क्या आ जाता है? इनकम और एक्सपेंसेस का. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. तो हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में नहीं करें, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है गुड्स के बारे में आर नोन एज, ये कौन सा है? दिखने वाला ट्रेड. कोई चीज हमारे हाथ में है जो आ रही है या तो जा रही है, तो इट इज कॉल्ड अ विजिबल ट्रेड. तो दिखाई दे रही है. इज दिस क्लियर? अगर मैं बोलूंगी कल को मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा लेकिन उसको मेरे पर्स में लेकर आई, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अ विजिबल. मुझे दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी चीज है और हम लेकर आ रहे हैं. इज दिस क्लियर? या ऑप्शन सी. नाउ import of machinery and equipment is recorded under dash of the dash account. देखो import of machinery, पहले तो क्या है? import हमने किया है ना. import किया मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चीज आई, तो डेबिट वर्ड कम्स इन. तो हमारे पास import of machinery यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, तो डेबिट मशीनरी अकाउंट. ठीक है. आ रिकॉर्डेड, तो हम डेबिट तो करेंगे. उसके बाद कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो हमारे लिए करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड रखेंगे कैश. देखो मशीनरी आई, क्या गया? कैश गया. ये चीजें कंफ्यूज करती है. ये 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है आपको, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. तो इसका बाइफर्गेशन बहुत अच्छे से समझ के लो कि रियल के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, नॉमिनल के अंदर क्या आ जाती है, पर्सनल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है. दोज हु आर नॉट क्लियर देयर कंसेप्ट, मैं उनके लिए हेल्प ये कर सकती हूँ कि मेरे पास इंग्लिश में उसका चार्ट होगा, या फिर अगर आपके पास एक स्टेट बोर्ड या मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के थ्रू से अगर आपने 11th कॉमर्स का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक लिया, या फिर ऑनलाइन पे इसके अंदर है, अपना ऐप के अंदर आता है स्टेट बोर्ड टेस्ट अगर पॉसिबल होगा. सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं आपको उसका इंग्लिश के और हिंदी के दोनों भी कंटेंट प्रोवाइड कर दूं. सो इंपोर्ट ऑफ अ मशीनरी यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट. तो कैश अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट क्या है हमारे लिए? असेट्स है. ओके, तो डेबिट हमने लिख दिया कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन गया क्या? कैश गया. तो कैश क्या कहलाता है? करंट अकाउंट. सो इसीलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. इज दिस क्लियर?
Is this clear? Please let me know. Is this clear to you, all of you? Yeah. Last question है आपके लिए. A business organization located within India gets a loan from the foreign business company. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस है जो इंडिया में लोकेटेड है, उससे फॉरेन कंपनी से क्या लिया, लोन लिया. दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन द डैश ऑफ द डैश अकाउंट विद इन द बैलेंस पेमेंट ऑफ अकाउंट. यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज को, पेमेंट भारत के भीतर स्थित एक व्यवसायिक संगठन को एक विदेशी अधिकृत कंपनी ने ऋण मिलता है. ये लेन देन भारत के भुगतान संतुलन खाते के डैश खाते में दर्ज किया गया है. तो कौन से खाते में दर्ज किया गया, देखो हम यहाँ पर अभी भी यहाँ पर इनकम जब हमारे पास आती है, अभी हम असेट्स नहीं ले रहे, इनकम जो होती है हमारी इनकम को हम मेंशन करते हैं किसके अंदर, क्रेडिट के अंदर. और हमने लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो हमारा बड़ा क्या है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है. इज दिस क्लियर? तो हमारा इंक्रीज क्या हुआ, कैपिटल. तो कैपिटल है और यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड. इज दिस क्लियर? क्रेडिट साइड शो होता है. ऑलवेज रिमेंबर डेट कि हम लोग जब कैपिटल लेते हैं तो पार्टनर्स के हमेशा क्रेडिट साइड में कैपिटल का रिकॉर्ड होता है. इज दिस क्लियर? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग लिख देते आ गया मतलब डेबिट, और क्या आया तो कैपिटल आ गया. तो ये चीज भी आप सी पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट. तो कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज हुआ, कैपिटल आया. ओके, तो कैपिटल आया तो कैपिटल को कहाँ लिखा जाता है, पार्टनर्स ने, जो भी बिजनेस था, ऑर्गेनाइजर, ओनर था, उसके क्रेडिट साइड में उसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसको इनकम होता है. अगर पासबुक ओपन करके देखो, अगर आपके बैंक अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए तो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा. ठीक है, और आपको मैंने किस लिए वो पैसा दिया, वो बिजनेस रन करने के लिए दिया, तो आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया. इज दिस क्लियर? बोरोड फंड के अंदर उसका कैलकुलेशन होगा. यस. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ इजीएस्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट. कल हम ले लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड आईएमएफ का एक छोटा सा बाइफर्गेशन, जिससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए, जिस तरह से आज मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए रखे, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी हम अभी यूनिट करते जाएंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चंस के आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी. और इसी तरह से आगे जाके आपको जो है कंप्लीट करने में, अभी इट इज नॉट कंपलसरी कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठकर आएगा, बट अगर वो फॉरेन कंपनी थी, ये उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या नाम चेंज कर देगा कि एक जो है मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी है, इंडिया में रहती है, उसने जो है स्विस कंपनी से लोन लिया, ऐसे करके भी क्वेश्चन कर सकती है. तो ऐसे टाइम पे हमको पैनिक नहीं होना है, लॉजिक देखना है, कंसेप्ट देखना है, और उसके बाद हमको सॉल्व करना है. नाउ इट इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई डाउट? We will wait 2 minutes for Azan.
देन वी विल गो अहेड। सो इसी तरह के सारे लेक्चर्स की अपडेट के लिए आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ इशू आया, क्योंकि सडनली आई कांट बी से दैट कि आज लेक्चर होगा कि नहीं होगा, रेगुलर आपके लेक्चर्स होंगे, कंपल्सरी होंगे, बट इन सीजन है हमारे यहाँ पे रेड अलर्ट दिया गया है, स्कूल्स को हॉलीडे है, कल भी स्कूल्स को हॉलीडे डिक्लेयर होगी। सो करंट का इशू कभी कभी आ जाता है, सो हेवीएस्ट रेनफॉल की वजह से कभी अगर लेक्चर कैंसिल होता है, सो मैं आपको फिलअफॉर्म ऐप का जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर मेंशन कर दूंगी कि डियर आज मैं लेक्चर नहीं ले सकती। तो आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। बट सम टाइम ये सडनली नेचुरल चीजें हैं, सो मैं इसके लिए आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर सकती, बट स्टिल आई हैव टू बी कन्फर्म विथ यू और कनेक्ट विथ यू। ऐसा ना हो कि आपकी कुछ चीजें और रह जाए या कुछ इश्यूज आ जाए। हम जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, and we will definitely complete our syllabus within the time. Okay, so in case if due to the heavy rain or some technical issues I'm unable to connect the lecture, so I will be inform you as on the chat box, so please keep updations over there. आप जो भी अपडेट्स है वो चैट बॉक्स में ले सकते हो अगर लेक्चर कैंसिल हुआ तो, इन केस। ओके, एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्यूरीज रिलेटेड टू द टुडेज लेक्चर? ओके डियर, सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। देन आई विल श्योरली मीट यू एज ऑन टुमारो इंशाल्लाह। देन वी विल कंटिन्यू आईएमएफ और उसी से रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ छोटे से यूनिट्स हम देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे विद एमसीक्यूज के साथ। ओके ओके डियर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। एंड डीटा प्लीज इन्फॉर्म अभी अभी ये जो बनाई हो ना पीपीटी, देखो ये पीपीटी जो रहती है ना, इसको एक इंग्लिश और एक हिंदी में, तो मेरे को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर हिंदी के कन्वर्ट के लिए जो मैं बैठती हूँ ना टैब, ये लैपटॉप लेके, ये मेरे पास इंग्लिश में मटेरियल है तो हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर लास्ट में पीडीएफ बनाकर ये वाले उस पर अपलोड करना पड़ता है। इतनी नींद आई आज आपको? सोए नहीं, जान मुझ के लिए मेरी नींद गई भूख लगी है मेरे को। चलो हो गया, खाना देते कि मेरे से एक ही बोलोगे, बस मैं बार बार नहीं पूछने वाला। यस देते। क्या किसकी भूख है?